करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी सुनने से पहले, शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हैंड फ्री लगा ले, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की पहली खौफनाक कहानी अरसलान शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। अनारकली बाजार में मेरे दादाजी के दौर की दादाजी की ही एक टेलर शॉप थी, दर्जी की दुकान। दादाजी की दुकान बहुत पुरानी थी और दादाजी ने भी जिससे पहले ये दुकान ली थी वो भी एक दर्जी ही था। उसका ये दावा था कि वो दुकान करीब 200 साल पुरानी थी, जहां पर उसके पास जिन्नात भी आया करते थे। जिन्नात के बहुत से खानदान इंसानी रूप में आते थे और उससे कपड़ा सिलवाया करते थे। उस दौर में दादाजी उस दर्जी के शागिर्द हुआ करते थे। वो अपने काम में बहुत माहिर था। उसने दादाजी से कहा कि मैं अब बीमार रहता हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं और कपड़े सिलाई करूँ। तुम मेरे बहुत ज़्यादा वफादार शागिर्द हो और तुम में वही सफाई और हुनर है जो मेरे हाथ में है। अब ये दुकान मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। यहाँ पर अगर आधी रात के वक्त या रात के पिछले पहर में, जिस वक्त दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आते, 12 बजे के बाद इंसानी रूप में काले लिबास में अगर कुछ लोग आए तो उनकी बात सुनना, इनकार बिल्कुल भी मत करना। और अगर वो तुम्हें कपड़ा सिलाई करने के लिए दें तो उनका कपड़ा लाजमी सीना। दादाजी ने जब ये बातें सुनी, दादाजी कहते हैं मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया कि पता नहीं वो किस रूप में आएंगे, वो कैसे दिखते होंगे। तो मेरे दिल में हर वक्त यही डर रहता था कि कभी भी जिन्नात आ जाएंगे, कभी भी जिन्नात आ जाएंगे। अब जो दादाजी का उस्ताद दर्जी था उसने दुकान पर बैठना छोड़ दिया। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा, यहाँ तक कि उसकी वफात हो गई। अब दादाजी ही उस दुकान के मालिक थे। दादाजी कहते हैं एक रात की बात है, बड़ी शदीद तूफानी बारिश हो रही थी और मैं अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था। इतनी तेज बारिश थी कि देखते ही देखते सभी दुकानें बंद होने लग गईं और लोग उठकर जाने लगे। मैंने सोचा बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। तभी बिल्कुल मेरी दुकान के बाहर आकर काले रंग की बकरियां खड़ी हो गई बारिश में। उन बकरियों को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये काले रंग की बकरियां इतनी बारिश में क्यों भीग रही हैं। मुझे लगा कि शायद आसपास किसी गली से आई होंगी, अभी चली जाएंगी। मैं उठा और मैंने सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए। 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया था। मैं जो ही उठकर दुकान बंद करने लगा तो जिस जगह पर काली बकरियां खड़ी थीं उसी जगह पर 3 शख्स खड़े थे। वो काले लिबास में थे। काला लिबास पहने वो जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुए वो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके कद काठ बहुत ही ज़्यादा लंबे और बड़े बड़े थे। उनके हाथ में कुछ थैले कपड़ों के थे। वो आकर कहने लगे तुम्हारे उस्ताद ने हमारे बारे में बता दिया होगा, ये हमारा सामान है, हमारे कपड़े हैं, इनको तैयार कर देना, हम फिर आकर ले जाएंगे। दादाजी कहते हैं मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला और मैंने कहा कि जी बेहतर। वो रखकर बाहर निकले और गायब। दादाजी कहते हैं मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। एक आम इंसान जब किसी गैर मरी मखलूक को देखता है और उसे पता भी होता है कि वो जिन्नात है तो कितना डरता होगा। दादाजी भागे बाहर झांक कर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसके बाद दादाजी ने कपड़े सीने शुरू कर दिए। दादाजी कहते हैं मेरे पर ऐसे कपड़े सीने की धुन सवार हुई कि मैं दिन में पता नहीं कितने कितने सूट तैयार कर देता था और एक अजीब सी फुर्ती मेरे अंदर आ गई।
वो इतना कपड़ा था जो मैंने सीकर तैयार कर दिया। और उन कपड़ों का अंदाज बिल्कुल अलग था। हम इंसानों की तरह शलवारी कमीजें नहीं थी, वो बहुत लंबे चोखे नुमा सारे लिबास थे जो मैंने सिए, और 8-8 9-9 गज लंबे जो मैंने तैयार किए। फिर एक रात 12:30 बजे का टाइम था। वो आखिरी लिबास जब मैंने तैयार किया और मैंने वो सारे उसी थैले में वापस डाल दिए जिसमें वो सारे कपड़े थे। एकदम से दुकान का आधा दरवाजा खुला था, उस पर दस्तक हुई। एक आदमी काले लिबास में था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, सामान तैयार हो गया है, हमें दे दो। मैं उठा और मैंने उन्हें वो थैला पकड़ा दिया और बदले में उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। उसके बाद दादाजी कहते हैं ये तो सिलसिला ही शुरू हो गया। जब भी रात 12 बजे मैं रुकता था, और 12 बजे मैं जानबूझ के नहीं रुकता था, किसी न किसी वजह से रुकना पड़ जाता था। ऐसे लगता था कि कोई मेरे काम को जानबूझकर देर करवा रहा है, कोई जानबूझकर चाहता है कि मैं 12 बजे के बाद वहां पर रुकूं। फिर दादाजी की शादी हो गई। दादाजी की शादी के बाद कुछ अर्सा उन्होंने दुकान नहीं खोली, तो अनारकली बाजार में जो बाकी दुकानें थी वो ये कहते थे कि जब भी रात का वक्त होता है तुम्हारी दुकान के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। कई बार पूछने पर भी जवाब नहीं देते। दादाजी ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी ने जब दुकान खोली उसके बाद वो दादाजी के लिए मिठाइयाँ भी लेकर आए। दादाजी कहते हैं कि वो मिठाई ऐसी थी कि उसका जायका मैंने आज तक कभी आम मिठाइयों में वो जायका महसूस नहीं किया। उसकी मिठास और उसका रंग ऐसे था जिस तरह से हरा सब्ज रंग होता है। बहुत मज़ेदार मिठाई थी। उन्होंने वो मिठाई मुझे दी। मैंने फिर से उनके कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए। वक्त गुजरता गया। दादाजी अपनी दुकान पर वैसे ही काम करते, जिन्नात भी आते। उसके बाद दादाजी के बच्चे हुए। दादाजी का जो मेरे ताया अबू बड़े बेटे थे वो भी दादाजी के साथ उसी दुकान पर बैठने लग गए। वक्त गुजरता गया। दादाजी भी अब बूढ़े होने लगे। ताया अबू दुकान पर बैठते थे, कपड़े सीख के ताया अबू। दादाजी ने ताया अबू को नसीहत की कि जब भी देर रात के बैठोगे यहाँ पर इंसानी रूप में जिन्नात आएंगे, उनसे बदकलामी नहीं करनी, उनसे सवाल जवाब नहीं पूछने। अगर वो तुम्हें कोई काम देंगे तो चुपचाप तुमने वो काम कर लेना है। ताया जी डर के ताया जी ने कहा कि मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई जिन मेरे सामने आए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये मेरा तो सुनकर ही खौफ से बुरा हाल हो रहा है। तो दादाजी ने उन्हें कहा वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे मुसलमान जिन्नात हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे। अब ताया जी रोज इस खौफ से जल्दी घर आ जाते कि कहीं जिन्नात दुकान पर ना आ जाए। ताया जी कभी 6 बजे कभी 7 बजे दुकान बंद करके आ जाते, जबकि उनको बाजार के बहुत से लोग बताते कि देर रात के तुम्हारी दुकान के बाहर लोग आते हैं। बल्कि 1-2 दफ़ा तो उन्होंने पूछा भी है, तो तुम क्यों जल्दी चले जाते हो? ताया अबू ने उनको कोई बात ना बताते हुए कहा, बस मुझे काम होता है, मैं चला जाता हूँ। इसी तरह से एक रात अभी दादाजी जिंदा थे, करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। ताया जी तो कब के दुकान बंद करके वापस आ गए थे। मेरे अबू भी बिल्कुल यंग थे और उनके एक छोटे भाई मेरे चाचू भी। अब्बू जी ने भी हमें ये बात बताई। कहते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 12:30 बजे का टाइम, जोर जोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी जैसे ही मेरे अब्बू बाहर गए, 2 आदमी थे जो काले लिबास में थे, थोड़े से गुस्से के अंदाज में बोले और दादाजी का पूछ रहे थे। उनका ये कहना था कि अरशद दर्जी को बुलाओ। तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो बीमार है, वो इतनी ठंड में चल के बाहर नहीं आ सकते। उनका ये कहना था कि उनको जाकर बताओ कि हम मिलने आए हैं, बस इतना कह दो, वो आ जाएंगे। अब्बू अंदर गए और जाकर दादाजी को बताया कि बाहर 2 आदमी आए हैं काले लिबास में और वो ये कह रहे हैं कि उनसे कहो हम मिलने आए हैं। दादाजी ने कहा कि मुझे जल्दी से उठाओ और बाहर लेकर चलो। दादाजी बाहर गए और अब्बू को अंदर भेज दिया। कुछ देर दादाजी उनसे हम कलाम हुए। उसके बाद दादाजी अंदर आए और दादाजी ने आकर ताया अब्बू को बुलाया
और कहा कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि इंसानी रूप में वो मखलूकात आएंगे, तो तुम उनके डर से जल्दी दुकान बंद करके आ जाते हो। वो हमारे घर तक आ गए हैं। अगर तुमने उनके कपड़े ना तैयार किए तो वो हमें जानी नुकसान भी दे देंगे। वो बहुत सा गुस्से में थे, इसलिए कल को तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ बैठेगा और तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। ताया अब्बू को जिन्नात से बहुत डर लगता था। अगले दिन अब्बू जी भी उनके साथ गए। अब्बू को भी थोड़ी बहुत कपड़े सीने में महारत थी, वो भी कपड़े वगैरह सिया करते थे, लेकिन ताया जी जितने माहिर नहीं थे। मेरे अब्बू ने दादाजी से कहा, अब्बू जी मैं उनके कपड़े सी दूंगा, जैसे आपने मुझे सिखाया है मैं भाई से भी पूछ के मैं उनके कपड़े सी दूंगा। इसके बाद अगले दिन मेरे अब्बू और ताया जी दुकान पर थे। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, तकरीबन 8 बजे के करीब, ताया जी ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुको, मैं नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ पर रुका तो मुझे कुछ हो जाएगा। अब्बू ने देखा कि ये तो बहुत डरे हुए हैं। अब्बू ने कहा, ठीक है आप जाएं। ताया जी वहां से साइकिल लेके निकल गए। ताया जी बताते हैं कि रास्ते में उनके साथ जो हुआ। ताया जी कहते हैं कि मैं जब वहां से निकला मैं साइकिल पर था और मैं हर रोज उसी रास्ते से गुजरता था। वो एक पुरानी सी गली थी जो अनारकली बाजार से आगे होकर तंग गलियों में घरों की तरफ जाती थी। उसी मोहल्ले से होते हुए आगे वो घर की तरफ आते थे। वो कहने लगे कि जैसे मैं उस तरफ से गुजर रहा था, एकदम से गली के कोने से एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी, मैं साइकिल चला रहा था और इतना तेज चल रहा था कि मेरे साथ साथ वो पैदल चल रहा था, मैं साइकिल पर था, वो चल रहा था। उसका कद बहुत लंबा था, काले लिबास में। थोड़ा सा मैं डर गया। आगे मैं गया, हूबहू उसी के हुलिये का एक और आदमी निकल आया। उन दोनों आदमी ने मुझे घेर लिया और रुकने का इशारा किया। गली बिल्कुल खाली थी, सर्दियों का मौसम था। ताया जी रुक के और कहने लगे, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों रोक रहे हो? वो ताया जी के करीब आकर कहने लगे, हमसे डर कर कब तक भागोगे? तुम्हारे बाप दादा से हम कपड़े सिलवाते आ रहे हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं देते, लेकिन तुम बार बार हमें तंग कर रहे हो कि हम तुम्हें नुकसान दें। कल हम लोग फिर आएंगे और दुकान से उठने की गलती मत करना। ताया जी कहते हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा। मेरा पूरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था खौफ से। मेरे सामने वो 2 कदम आगे बढ़े और गायब हो गए। ताया जी कहते हैं कि एकदम सख्ता सा टूटा जब एक आदमी मोटरसाइकिल वाला मेरे पास से गुजरा और उसने मुझे हिलाकर कहा, भाई क्या हो गया, तुम साइकिल पर सड़क के दरमियान में क्यों खड़े हो? और मैं उस आदमी को ऐसे गौर से देखने लगा। मैं चारों तरफ देख रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। घर पहुंचे, बहुत सब बीमार हो गए, वो सब बुखार हो गया। दादाजी बड़ी मुश्किल से दुकान पर गए और दादाजी ने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें, उसके बस की बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो चाहकर भी आप लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, उसे माफ़ कर दें। मेरा ये वाला बेटा जो है ये आपका काम तैयार कर दिया करेगा। ताया जी उसके बाद दर्जी की दुकान पर गए ही नहीं। वो बहुत सख्त बीमार रहने लग गए। यहाँ तक कि ताया जी का तकरीबन 2-3 साल के बाद इंतकाल हो गया। उनके दिल दिमाग पर एक खौफ तारी हो गया था। इतना तारी हुआ था कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। हर कोई उनको समझाता था कि वो अब आपके सामने नहीं आएंगे। दादाजी ने उनसे जाकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन उनके दिल में वो खौफ बैठ गया और उस खौफ ने ही उनका अंदर ख़त्म कर दिया। फिर मेरे अब्बू जी जो थे वो उस दुकान पर बैठने लग गए और एक माहिर टेलर बन गए। उनके काम की हर तरफ धूम होती थी। दादाजी भी वफात पा गए, ताया जी भी वफात पा गए। छोटे चाचू जो थे वो इस लाइन में आए ही नहीं, उन्होंने अपना कोई और बिजनेस किया। अब्बू ने वो दुकान चलाई। उसके बाद हमारी बारी आ गई। हम 2 भाई थे, हम लोगों ने भी अब्बू के साथ उस दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। अब ये नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा था दादाजी से। अब्बू ने हमें भी वही बातें सारी समझाई जो दादाजी ने उन्हें समझाई थी। हमने उन्हें कहा कि ठीक है। हमारे साथ भी ये वाकया हुआ है 2 बार। ऐसे ही हम लोग ईद का काम कर रहे थे, बहुत रश था दुकान पर, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कपड़े तैयार करने थे और उन दिनों में हमारे पास कोई शागिर्द भी नहीं था, वो भी छुट्टी लेकर चले गए थे। ईद में करीब
2 दिन बाकी थे और वो दोनों लड़के जो थे वो हैदराबाद के थे, वो भी चले गए। अब मैं और मेरा भाई हम दिन रात एक करके सिलाई का काम कर रहे थे। तभी रात 1 बजे का टाइम, दुकान का एक जैसे दरवाजे का एक हम लोगों ने हिस्सा बंद किया हुआ था और एक हिस्सा खुला हुआ था। एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार। दस्तक के बाद एक आदमी सामने आया। उस आदमी ने काला सूट पहना हुआ था, सफेद चादर ली हुई थी। आया और आकर उसने हमें सलाम किया, हमने भी सलाम किया। हमारे जहन में ही नहीं था कि ये इंसान नहीं है। उसने कहा कि ये कुछ कपड़े तैयार करने हैं, इसी में नाप है। हमने उसे ये कहा कि अभी तो रश बड़ा ईद का, तो हम तो कपड़े नहीं ले सकते। हमारे जहन से ये चीज़ ही निकल गई कि ये कुछ और है। जब हमने कहा कि नहीं भी अब हम और बुकिंग नहीं ले सकते, कपड़े पहले ही बहुत हैं, उसने सिर्फ हल्का सा अपना चेहरा दिखा, उसकी आंखें चमक रही थी। मैं खुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ, मैंने खुद उसकी आंखें देखी और उस वक्त मेरे जिस्म में एक करंट सा लगा। मैंने से कहा जी बेहतर, बस इतना अपने अब्बू वाला लफ्ज़ बोला। उसने वो बैग वहीं पर रखा और चुपचाप वहां से वापस चला गया। मेरे भाई को समझ आ गई। उसी टाइम मेरा भाई उठा, बाहर भागा। दूर दूर तक ना कोई बंदा था ना बंदे के साथ, जबकि दुकान के बाहर 2 लड़के बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने पूछा तुमने अभी तक एक आदमी को देखा है? उसने कहा कि नहीं, हम तो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ना आया ना गया। क्यों, क्या हुआ? भाई ने कहा नहीं कुछ नहीं। एक वो मेरे साथ हुआ, वो कपड़े मैंने तैयार किए, वो भी कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अब्बू ने हमें बताए थे, जो कहानियों में हमने सुने थे। वही लिबास और उनका जो कपड़ा होता है, हम लोग तो आम कपड़ा जैसे मार्केट में सीजनल वाइज कपड़ा पहनते हैं, सर्दियों में सर्दियों वाले, गर्मियों में गर्मियों वाले। वो एक मिक्स किस्म का कोई कपड़ा था, खासा भारी। और उनके साथ जो माप थे वो भी कुछ बहुत छोटे थे और कुछ बहुत लंबे, गाउन टाइप। हमने वो तैयार कर दिए और ज़्यादातर उनमें पीला कलर था, पीला काला, यही हमें कलर अब्बू ने बताए थे, पीला काला। और एक और कलर जिस तरह से हल्का जो हल्दी का कलर होता है वो कलर था। ये हमने कपड़े तैयार किए, वो आकर ले गए। फिर वो गुजरता गया। उसके बाद वो हमारे होते हुए बहुत कम वो चीज़ें आई हैं। मेरे साथ तो ये 2 बार हुआ, एक बार वो ईद पर हुआ और उसके बाद मेरे साथ ये तब हुआ, मेरा भाई जो था वो उसके दोस्त की शादी थी तो वो वहाँ पर गया हुआ था कराची में। मेरे पास 2 शागिर्द लड़के थे, मैं उनके साथ बैठकर दुकान पर अपना काम तैयार कर रहा था। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हुआ तो चाय पीने को बहुत दिल किया मेरा। मैंने उस लड़के को कहा जाओ चाय ले आओ। साथ जो उसके दूसरा लड़का था उसने कहा मैं भी साथ जाता हूँ। मैंने उन दोनों को कहा कि हाँ जाओ, काफ़ी देर से काम कर रहे हो, जाओ तुम लोग चाय ले आओ। चाय थोड़ी अगली गली से मिलती थी, वो लोग चाय लेने चले गए। मैं शॉप में बिल्कुल अकेला था। एकदम से दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। एक बहुत कदावर आदमी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल हुए। आदमी ने चेहरा ढका हुआ था, बच्चे का जो चेहरा था वो ढका हुआ नहीं था, लेकिन बच्चा सर से गंजा था और बच्चा जो पलके नहीं चिपक रहा था, आईब्रो उसके बहुत ज़्यादा मोटे और ऊंचे ऊंचे थे, नोज में और होंठ में बहुत गैप था, जुबान भी बड़ी अजीब सी थी। बच्चा 2 बार मुझे देखकर हंसा, मैं बहुत खौफजदा हो गया। बच्चे की हंसी का अंदाज बहुत, वो हंसता था, उसका ये जो दहाना होता है बहुत ज़्यादा खुल जाता था। उसने मुझे कुछ कपड़े वगैरह दिए, मैंने ले लिए और वो उन लड़कों के आने से पहले ही निकल गए। अभी वो बाहर निकले ही होंगे तो लड़के आ गए। मैंने ने कहा कि बाहर कोई नजर आया तुम्हें अभी निकलते हुए? उनका ये कहना था नहीं साथ, गली तो बिल्कुल सुनसान है, बाहर कोई भी नहीं है। हाँ, कोने पर 2 काली बकरियां खड़ी थी। अबू जी ने भी एक दफा उनको बकरी के रूप में ही देखा था, नहीं दादाजी ने। तो उसके बाद मैं चुप कर गया। उस बच्चे को देखने के बाद मैं थोड़ा खौफजदा हुआ था, मुझे बुखार भी हुआ था। 2 दिन मुझे बहुत सा बुखार रहा था, लेकिन और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैंने खुद फेस किया है। उसके बाद
तकरीबन आज से 5 साल पहले हम लोगों ने दुकान छोड़ दी, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने एक और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, रेडीमेड ड्रेसेस का, गारमेंट्स का प्रॉपर हम लोगों ने स्टार्ट लिया। तो वहाँ पर हम अब होते हैं, वो शॉप हम लोगों ने बंद कर दी है, छोड़ दी है, किसी और को दे दी। अब उनके साथ क्या होते हैं मामला हमें नहीं पता, जाहिर बात है उनके साथ भी होते ही होंगे। और वो शॉप छोड़ने से पहले भी हमें प्रॉपर इजाज़त लेना पड़ी। हमने इजाज़त तलब की। इजाज़त तलब करने के लिए हम एक बुजुर्ग के पास गए, उनसे हमने पूछा कि ये मामलात हैं हमारे बाप दादा के दौर से, तो हमने इस जगह को छोड़ना है। अब हम लोग अगर अचानक छोड़ेंगे तो शायद वो हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो फिर हमें बुजुर्ग ने बताया था कि तुम लोगों ने जुमेरात की रात को मिठाई का एक डिब्बा और उसके साथ एक चिट्ठी लिखनी है, जिसमें तुम लोगों ने ये लिखना है कि हम इजाज़त चाहते हैं कि हम अब इस दुकान में काम नहीं करेंगे और बराए मेहरबानी आप हमें तंग मत करिएगा। इसके बाद आगे आप सिलसिला रखना चाहते हैं तो जो कोई और आएगा आप उसके साथ रखें और हमारी इस माजरत को कबूल करें। उन आमिर साहब का ये कहना था कि अगर मिठाई का डिब्बा और वो चिट्ठी गायब हो गई तो समझ लेना कि उन्होंने इजाज़त दे दी है, और अगर मिठाई का डिब्बा और वो चिट्ठी वहीं पर हुए तो समझना उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर सोच समझ के ये इक़दाम उठाना। हम लोगों ने जुमेरात की रात ऐसे ही किया, एक मिठाई का डिब्बा और एक खत लिखकर दुकान के अंदर रखकर आ गए। अगले दिन 12 बजे के बाद, सुबह 12 बजे के बाद हम लोग गए। हमने अपनी ही शॉप के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दरवाज़ा खोला, सामने काउंटर पर ना तो मिठाई का डिब्बा था और ना ही वो हम उन लोगों का लिखा हुआ जो खत था वो था। बस वहां पर एक हाथ का निशान था, खासा बड़ा चौड़ा हाथ का निशान था। कुछ देर वो हाथ का निशान रहा, फिर खुद ही मिट गया। मौलवी साहब को जो आमिल थे बुजुर्ग, उनको बताया, उनका ये कहना था कि वो चले गए हैं, वो अपनी निशानी देकर चले गए और मिठाई उन्होंने कबूल कर ली है और अब वो तुम्हें तंग कभी भी नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा, उसके बाद कभी भी हमें वो नजर नहीं आए। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, पुराने वक्तों में ऐसे लोगों के साथ ये मामलात होते थे और कुछ लोगों के साथ फिर वो आगे जैसे जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होते भी हैं। बहुत सी मिठाइयों वालों के साथ, दुकानों कपड़ों वालों के साथ, बहुत से लोगों के पास जिन्नात आते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी होते हैं इंसानी रूप में। हम उनको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो बिल्कुल इंसानी रूप में होते हैं और बाज़ औक़ात हर आंख उनको पहचान भी नहीं सकती। बहुत से मदरसों में कुरान पाक की तालीम लेने जाते हैं, बहुत सी जगहों पर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इनके भी मामलात हमारे जैसे ही होते हैं, इनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी भी होती हैं जिनमें ये कभी कभार अपना आप जाहिर कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। जब कभी भी आपके बड़े आपको कोई नसीहत करें तो उस पर ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि उनकी नसीहत उनका एक तजर्बा ही होता है जो हमारे काम आता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।